जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अप्सरा रिएक्टर क्या था, साइरस रिएक्टर क्या था, जर्मिला रिएक्टर क्या था, फिर ध्रुव रिएक्टर क्या था, फिर पूर्णिमा रिएक्टर क्या था और कामनी रिएक्टर क्या था। आइए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो देखेंगे कि यह एक अनुसंधान हेतु बनाया गया रिएक्टर था। जब हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम में और उसमें हम लोग उसकी नीतियाँ को देख चुके हैं, फिर हम लोग संगठनात्मक विकास को देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा क्लास लग रहा है और कितना उपयोगी है यह क्लास आपके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए या हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोग पहला इस टॉपिक में इस सीरीज में था कि नीति को पढ़ना था, फिर दूसरा सीरीज था संगठनात्मक विकास को। ये दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज तीसरा क्लास इस पर है अनुसंधान रिएक्टर्स, रिसर्च रिएक्टर्स कौन कौन से हमारे देश में आए। तो हमारे देश में 6 अनुसंधान रिएक्टर्स बनाए गए हैं। जो 2 रिएक्टर में जो प्रयोगशाला हमारा बनाया गया था, इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था कि 2 प्रकार की, एक ट्राम्बे में महाराष्ट्र में बनाई गई थी प्रयोगशाला रिएक्टर और एक बनाई गई थी कलपक्कम यानी तमिलनाडु में। तो कुछ रिएक्टर्स अनुसंधान की यूनिट्स जो बनाए गए वह कलपक्कम में बनाए गए और कुछ ट्राम्बे में बनाई गई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों की खासियत क्या थी। तो आपको मैं एक बार चर्चा यहाँ फिर से कर दूंगा कि हमारा संगठनात्मक विकास जब हुआ तो इसमें 3 चरण का बात किया गया था, त्रिचरणीय। पहला यूरेनियम आधारित, दूसरा प्लूटोनियम आधारित, तीसरा थोरियम आधारित थे। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो हमारे हैं 4 रिएक्टर जो अनुसंधान बनाए गए वो प्रथम चरण के आधार पर बनाए गए, यानी उसमें यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया गया। जबकि 5वां जो था पूर्णिमा, ये आपका द्वितीय चरण का इस्तेमाल किया गया, जिसमें प्लूटोनियम आधारित मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन थे। और तृतीया कामनी बनाए गए जिसका ईंधन थोरियम था। ईंधन कहने का मतलब है कि एक रिएक्टर में परमाणु विखंडन अभिक्रिया के लिए जो ईंधन रेडियो सक्रिय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग ईंधन कहते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि अप्सरा क्या था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। ये अप्सरा जो थी इसकी स्थापना 1956 में हुई। यह महाराष्ट्र के ट्राम्बे में हुई, ठीक है ना। और इस रिएक्टर की खासियत थी कि यह रिएक्टर पूर्ण रूपेण आयाती था, इंपोर्ट था। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें जो ईंधन यूरेनियम जो लगाया गया था वो भी कनाडा से इंपोर्ट किया गया था, आयात किया गया था। साथ ही साथ ये जो रिएक्टर की टेक्नोलॉजी थी, तकनीक थी, ये भी आयात किया गया था। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का पहला जो अनुसंधान रिएक्टर बना जो ट्राम्बे में 1956 में अप्सरा, यह है एक्चुअली आयातित रिएक्टर था जहां पर ईंधन भी आयात किया गया और ये रिएक्टर का तकनीक भी, टेक्नोलॉजी भी, तकनीकी ज्ञान भी आयात किया गया था, इंपोर्ट किया गया था। दोनों ये हमारा इंपोर्टेड ही था। अब इसकी बात करें कि यह रिएक्टर किस पर्पज से बनाया गया था, तो यहाँ पर मैं जितना भी रिएक्टर आपको लिखा हूँ, ये 6 रिएक्टर है, ये सभी के सभी 6 रिएक्टर जो है जीरो पावर रिएक्टर कहलाते हैं। जीरो पावर रिएक्टर का मतलब होता है जहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन तो किया जाता है लेकिन वो व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जाता है। यहाँ जीरो पावर रिएक्टर का मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा यानी जो नाभिकीय ऊर्जा है वो जीरो उत्पादन किया जाता है, जीरो अमाउंट किया जाता है, नहीं। जीरो का मतलब है कि इसका व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये घरों में या अन्य कल कारखानों में ये ऊर्जा सप्लाई नहीं करते हैं। इसका उद्देश्य रिसर्च के तौर पर होता है, नए नए तकनीक का विकास करने के उद्देश्य होता है। तो इसको जीरो रिएक्टर पावर, तो जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। अब इसमें ईंधन की बात करें तो हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको मैं बता दूं कि हम लोग रिएक्टर को जब पढ़े थे, इस रिएक्टर में हम लोग कुछ बातों को हम लोगों ने देखा था। रिएक्टर में हम लोग देखा था शीतलक, शीतलक यानी कूलेंट, ठीक
ठीक है ना। हम लोग ये देखा था, ये शीतलक एक प्रकार का हम लोग इस्तेमाल जल भी करते थे, भारी जल भी, और अनकैफीय जिसका उपयोग करते थे उस रिएक्टर को तापमान को मेंटेन करने के लिए। आप रिएक्टर को देखेंगे और इसको फिर से समझेंगे। फिर एक मंदक था जो न्यूट्रॉन की गति को मॉडरेटर, ये न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए ये था। फिर आप देखेंगे इसमें ईंधन रहा होगा, यानी ईंधन का मतलब है उसके अंदर जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया योग्य पदार्थ जो है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उसको हम लोग ईंधन कहते हैं। और उसके बाद हम लोग एक और चीज को देखे होंगे, नियंत्रक, ठीक है ना। नियंत्रक को हम लोग देखे होंगे। नियंत्रक का मतलब होता है ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है वो अनियंत्रित होती है, जो एटम बम में होती है और विनाशकारी उदाहरण करती है, और उसमें कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका परिणाम होता है कि उसमें से 3 जो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं उसमें से 2 को साइड कर दिया जाता है, यानी अवशोषित कर लेते हैं, और एक अगले नाभिक को तोड़ते हैं। और इस तरह से प्रत्येक चरण पर जो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं उसमें से 2 को हटाते जाते हैं। तो ये नियंत्रक के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नियंत्रक यानी हर में हम लोग देखें तो नियंत्रक के रूप में क्या इस्तेमाल किया गया, ईंधन क्या किया गया, मंदक क्या, शीतलक क्या। तो ये अगर हम लोग 4 पहलुओं को इस रिएक्टर में अगर देखने की कोशिश करें तो ईंधन संबंधित यूरेनियम का प्रयोग किया गया, शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में ये साधारण जल यानी हम लोग जो पानी पीते हैं इसका प्रयोग किया गया था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया गया था। अगला अगर हम लोग मॉडरेटर यानी मंदक की बात करें तो इसमें भारी जल अर्थात D2O का प्रयोग किया गया था। भारी जल कहाँ से मिलता है, क्या पता है आपको दोस्तों? भारी जल का स्रोत सबसे बड़ा कहाँ है, हमारा समुद्र है। जितना समुद्र है सभी भारी जल के स्रोत हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब नियंत्रक के रूप में क्या इस्तेमाल किया गया था, तो बोरॉन प्लस कैडमियम छड़ ही इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमारा पहला अप्सरा का क्या हुआ, विशेषताएं हुआ। ये हमारी अप्सरा रिएक्टर हुई जिसके हम लोग विशेषता हम लोग देख लिए, ये किस स्तर की इसकी विशेषताएं थी। अब अगर हम लोग बात करें इसके आगे साइरस की, अगर हम लोग बात करें तो साइरस की स्थापना जो हुई 1960 में हुई, और ये भी ट्राम्बे में ही हुई, यानी सब ट्राम्बे रिएक्टर में ही थे। ये यूनिट के साइरस रिएक्टर जो बनाया गया अनुसंधान हेतु, ये रिएक्टर तकनीक आयाती थे, लेकिन ईंधन हमारा स्वदेशी था, ठीक है ना। ईंधन इसमें हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया था वह स्वदेशी था। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें तकनीक भी, टेक्नोलॉजी भी और ईंधन भी क्या किए थे, आयात किए थे, जबकि इसमें तकनीक आयात किया हुआ था, जबकि ईंधन जो हमारा था स्वदेशी था, यानी हम लोगों ने ईंधन ये बनाना शुरू कर दिया था। फिर सोचेंगे कि ईंधन कौन था इसमें, तो इसमें भी यूरेनियम ही थे, यानी ये प्रथम चरणीय कार्यक्रम के तहत थे। आपको 3 चरण बताया गया था, पहला यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम और तीसरा थोरियम पर आधारित। तो ये सब यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर, अनुसंधान रिएक्टर थे। अब इसकी एक और खासियत अगर बात करें तो ये भी रिएक्टर 0 पावर रिएक्टर थे। अगर मैं ये ना भी बोलूँ तो ये याद रखेंगे कि ये सभी रिएक्टर 0 पावर रिएक्टर थे। अब अगर हम लोग इसको देखें कि बाकी चीजें जो क्या थी, कूलेंट और मंदक और नियंत्रक, तो ये सेम थी जो यहाँ पर थी, ये भी यहाँ पर वही सब थी। अगर हम बात करें जर्लिना, 1961 में इसकी स्थापना हुई, यानी अगला जो रिएक्टर है ये जर्लिना है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई, और ये भी ट्राम्बे में ही हुई। इसका देखा जाए तो इसमें दोनों हमारा स्वदेशी ही, तकनीक भी स्वदेशी और ईंधन भी स्वदेशी, यानी यहाँ पर हमने दोनों आयात किया, तकनीक और ईंधन। यहाँ पर तकनीक आयात किया, ईंधन खुद बना लिया, और यहाँ पर तकनीक भी अपना था, टेक्नोलॉजी भी अपनी थी और ईंधन भी अपनी थी। यानी हमारा भारत धीरे धीरे 1961 आते आते, यानी आज़ादी के बहुत थोड़े ही समय में 10 सालों के अंदर में ही न्यूक्लियर एनर्जी के तरफ काफ़ी भारत बढ़ना शुरू कर दिया। और ये आज के डेट में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टर हमारे देश में सक्रिय है। और इस रिएक्टर की बात करें जर्लिना की, तो ये 40 मेगावाट एनर्जी देती थी। और ये जर्लिना जो बनाया गया था
जो 61 में ये बनाया गया और यह अनुमान किया गया कि ये जो इंटरनेशनल पैमाना है, इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है रिएक्टर के और जो इसकी गाइडलाइंस है उसके तहत ये ऐसे रिएक्टर बनाए गए कि यह कहा गया कि इसकी उम्र 7 साल है, यानी ये 7 ईयर्स तक चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन देखा गया कि 8वां साल भी चला, 9वां साल भी चला, ऐसे करते करते देखा गया कि यह 20 साल से ज़्यादा तक ये रिएक्टर किसी भी बिना खराबी के साथ चलता रहा। और यह रिएक्टर जब 20 साल से अधिक जब चला तो यह 1983 आते आते दोस्तों 1983 आते आते भारत ने ये समझ लिया कि अब हम लोग ईंधन और तकनीक के दोनों का विस्तार और विकास कर चुके हैं। इसलिए भारत ने खुद तकनीकी स्तर पर भी और ईंधन उत्पादन के स्तर पर भी खुद को परमाणु संपन्न, परमाणु तकनीक संपन्न, परमाणु ऊर्जा संपन्न देश घोषित कर दिया। ये 1983 आते आते ऐसा हमारा देश के साथ ये हमारा घोषित हो गया। अब अगर हम लोग ये बात करें तो ये अगर किस पर आधारित थी तो इसको एक संभव कहा जाता है, जरा देखेंगे PHWR यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, दाबित भारी जल वाले रिएक्टर, यानी इसमें भारी जल जो थे इसका इस्तेमाल किया गया। ये दाबित भारी जल वाले रिएक्टर थे PHWR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ये 3 रिएक्टर के बारे में। अब आइए चौथा रिएक्टर ध्रुव के बारे में हम लोग देखते हैं। यह ध्रुव जो है चौथा रिएक्टर 1985 में बनाया गया, यानी ये 83 तो आपने इसी को देखा। तो 1985 में ये भी ट्राम्बे में बनाई गई। और ये जो ट्राम्बे में बनाई गई या तो तकनीक भी हमारा था और ईंधन भी हमारा था। तो ये ट्राम्बे जो बनाई गई 1985 में ध्रुव रिएक्टर, इसका अब एक उद्देश्य निश्चित किया गया और वो उद्देश्य निश्चित किया गया कि हम लोग कृत्रिम समस्थानिक यानी आइसोटोप्स का निर्माण करेंगे और इसका अनुसंधान करेंगे और इसका हम उत्पादन करेंगे। अब आप सबको एक बात बता दूं कि हमारे प्रथम ऊर्जा नीति में यह कहा गया था कि सुरक्षात्मक रूप से हम लोग ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को आगे विकास करेंगे। तो हमारा यहाँ सब वैसे ही हो रहा था। हम लोगों ने एटम बम बनाने और ये सब की तरफ अभी हम लोग उतना नहीं दूर रहे थे। एटम बम भी हम लोग 1974 में बनाए, परमाणु परीक्षण किए, फिर 98 में हम लोग पोखरण 2 बार किए। तो ये हम लोग इसका चर्चा करेंगे, एक अलग से मैं इसका सेक्शन लूंगा कि कौन कौन से परीक्षण हमारे एटम परीक्षण, न्यूक्लियर परीक्षण हुए थे, टेस्टिंग हुए थे, उसका एक अलग से मैं क्लास लूंगा। तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से आइसोटोप्स का निर्माण किया गया। तो ये देखा गया कि ये कौन सा। अब एक सवाल आप ये करेंगे कि आइसोटोप्स यानी समस्थानिक क्या होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है और आज भी फिर से मैं बता रहा हूँ कि वैसा एक ही परमाणु संख्या हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो वैसे तत्व के समूह को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और कृत्रिम समस्थानिक का निर्माण है ये रिएक्टर में ही किए जा सकते हैं, स्वतः नहीं किए जा सकते हैं। अब सोचेंगे कि ये कृत्रिम आइसोटोप बनाया जाता था तो क्यों बनाया जाता था, इसका क्या मतलब था। इसका 3 क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ उपयोग होता है, आपने कीमोथेरेपी एक प्रक्रिया का नाम सुना होगा जो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कीमोथेरेपी में एक्चुअली किया जाता है कि हमारे बॉडी में रेडिएशन फेंके जाते हैं और वो रेडिएशन जो होते हैं वो कृत्रिम आइसोटोप्स की मदद से फेंके जाते हैं और हमारे बॉडी के जो अवांछनीय सेल है उसको डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ये कृत्रिम आइसोटोप का प्रयोग होता है, इसलिए इस क्षेत्र में यहाँ पर अनुसंधान शुरू हुए। उसके बाद कृषि क्षेत्र में भी नए नए बीज की बनाए जाते हैं, वो रेडिएशन से ही नए प्रजातियां पैदा की जाती है। फिर पशुधन में भी देखेंगे यानी पशुओं के भी नई नई बातें उपजाऊ अधिक क्या कह सकते हैं मिल्क देने वाले पशुएं बनाई गई और अलग अलग जेनेटिक स्तर पर संवर्धित अगर पशुओं को किया जा रहा है यानी पौधों को, जंतुओं को जेनेटिक स्तर पर संवर्धित जो किया जा रहा है वो रेडिएशन के थ्रू ही किए जाते हैं, जिसका यह अनुसंधान आइसोटोप से होते हैं।
तो ये आइसोटॉप इसीलिए बनाए गए। तो यहाँ पर यह ध्रुव का कार्य आपने देखा। अब अगर हम लोग बात करते हैं पूर्णिमा के बारे में, तो ये आइए देखिए, पूर्णिमा किसी लड़की का नाम नहीं है और यह ना ही समय है जो चांदनी रात है, फुल मून नाइट के बारे में बात है। एक्चुअली पूर्णिमा संक्षिप्त शब्द है प्लूटोनियम रिएक्टर फॉर न्यूट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग का शॉर्ट रूप है, ठीक है ना। याद रखेंगे पूर्णिमा किसका शॉर्ट रूप है, प्लूटोनियम रिएक्टर फॉर न्यूट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग, इसका यह शॉर्ट रूप है। और यह एक प्रकार का अनुसंधान रिएक्टर था जिसकी स्थापना 1972 में की गई। अब यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे कि ये शुरू के 4 जो आपने रिएक्टर अनुसंधान रिएक्टर पढ़े वो सब प्रथम चरणीय रिएक्टर थे, फर्स्ट स्टेज वाले थे। फर्स्ट स्टेज बोले तो यूरेनियम आधारित, अब ये सेकंड है प्लूटोनियम आधारित है, यानी ये प्लूटोनियम पर आधारित होगी। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम, फ्यूल के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाएगा। अब इसकी स्थापना 1972 में की गई और इससे पहले वाली ये सब 93 में की गई थी, लेकिन यह IGCAR यानी इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में यह रिएक्टर बनाया गया। अब ये रिएक्टर वहां पर 1972 में बनाया गया और इस रिएक्टर में प्लूटोनियम आधारित मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया गया ईंधन के तौर पर। और इसमें जो शीतलक प्रयोग किया गया, जो इसमें जो ऊपर से आप देखे थे, उसमें से बदल दिया गया तरल यानी लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया गया, यानी यहाँ पर तरल सोडियम का प्रयोग किया गया और ये आपका तरल सोडियम के प्रयोग से शीतलक का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर इस रिएक्टर को फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर भी कहा जाता है, FBR यानी तीव्र प्रजनक रिएक्टर इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल पंप पर 10 लीटर आप पेट्रोल ले और गाड़ी चलाने के बाद, गाड़ी उपयोग करने के बाद 15 लीटर पेट्रोल आपके टंकी में बचा रहे? क्या ऐसा कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा होता है। अगर प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं उसके 10 यूनिट, तो उसके बाद में 12 यूनिट, 15 यूनिट, यानी बहुत फास्ट रूप से ब्रीड करते हैं। ये ईंधन का ब्रीड मतलब होता है प्रजनन करना, उत्पन्न करना, तो ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूर्णिमा का बात हो गया, ये याद रखेंगे पूर्णिमा के बारे में। अब हम देखते हैं कामनी के बारे में, देखते हैं 1977 को देखेंगे कि ये कलपक्कम यानी तमिलनाडु में ये भी यहीं का था, यहीं से बनाए गए। और कामनी का पूरा नाम है कलपक्कम मिनी रिएक्टर, ठीक है ना, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, ठीक है। और ये भी यहीं बनाया गया। और ये कलपक्कम मिनी रिएक्टर जो है ये तीसरे चरण का है, ये दूसरे चरण का हो गया और ये तीसरे चरण का, क्यों? चूंकि इसमें ईंधन के रूप में थोरियम का इस्तेमाल किया गया। तो आपने देखा इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है ना, 1997 में हुई थी। तो आपने देखा कि अप्सरा, साइरस, जर्लिना, ध्रुव ये प्रथम चरणीय फर्स्ट स्टेज वाले रिएक्टर थे जो अनुसंधान हेतु बनाया गया और ये पूरे के पूरे रिएक्टर 0 पावर रिएक्टर थे। पूर्णिमा सेकंड चरणीय रिएक्टर थे और कामनी थर्ड चरणीय यानी थोरियम पर आधारित। ये सभी यूरेनियम पर आधारित, ये प्लूटोनियम पर आधारित, ये थोरियम पर आधारित। तो ये सभी के सभी रिएक्टर आपने देखा, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, ध्रुव, पूर्णिमा, कामनी, ये सब 0 पावर रिएक्टर थे, अर्थात ये व्यावसायिक उपयोग हेतु नहीं बनाए गए थे, इनका उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु किया गया था।